नमस्कार साथियों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज हम इस क्लास के माध्यम से मध्य प्रदेश जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आज से हमारी एक नई पहल चालू हो रही है। भारतीय इतिहास कौन सी है? भारतीय इतिहास। आज से हमारी एक नई पहल चल रही है जो हम इसमें इसके जो पूर्वावलोकन है इसकी क्या करेंगे, जो PYQ है उसको देखेंगे। हमारी कौन सी बुक है? ये घटना चक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, आज से हम इसी को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भारतीय इतिहास के जो टॉपिक हैं उनको देखेंगे। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जैसे हम पाषाण काल को देखेंगे, सैदव सभ्यता एवं संस्कृत सभ्यता को देखेंगे। ठीक, वैदिक काल को देखेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म। ठीक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से राजनीतिक दल दशा को देखेंगे। यूनानी आक्रमण को देखेंगे। साम्राज्य देखेंगे, मतलब किसका? मौर्य साम्राज्य का। मौर्योत्तर काल को देखेंगे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग को देखेंगे। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को भी देखेंगे। ठीक, दक्षिण भारत में जैसे चोल हो गया, चालुक्य, पालव एवं संगम युग के जो हैं उनको देखेंगे। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार को देखेंगे, जो वंश हैं। ठीक है, उनको देखेंगे। पूर्व मध्यकाल को देखेंगे। ठीक, ये हमारा प्राचीन भारत के अंतर्गत आएगा। ठीक, और अब हम आ जाएंगे फिर मध्य भारतीय इतिहास में। मध्य भारतीय इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? देखिए, पहला है इसका भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत, ये मुगल वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य और दिल्ली सल्तनत का साहित्य और विविध। ठीक, और इसमें क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश एवं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश को देखेंगे। ठीक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह को देखेंगे। ठीक है, अकबर को देखेंगे। ठीक, अकबर को देखेंगे, जहांगीर को देखेंगे और शाहजहां को देखेंगे, औरंगजेब, मुगल कालीन शासन देखेंगे, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला को देखेंगे और मुगल कालीन साहित्य को देखेंगे, मुगल काल के विविध को देखेंगे, सिख संप्रदाय को देखेंगे, मराठा राज्य और संघ को देखेंगे, मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, फिर आधुनिक भारत में क्या क्या देखेंगे? आधुनिक भारत में जैसे कि हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ उसको देखेंगे। जो इसके PYQ होंगे, जो इस बुक के, उसको पूरा कंप्लीट, मतलब इस बुक में जितने भी PYQ पाए गए हैं, डाले गए हैं, उस PYQ को पूरा कंप्लीट हम देखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को देखेंगे, जो इसके से संबंधित जो PYQ बने हैं उसको देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर को देखेंगे, गवर्नर को देखेंगे, जनरल को, वायसराय को देखेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था उसको देखेंगे, 1857 की क्रांति से कितने क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखेंगे, अन्य जन आंदोलन जो हुए हैं उनको देखेंगे, आधुनिक भारत के शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसको देखेंगे, आधुनिक भारत में प्रेस विकास उसको देखेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार उनको देखेंगे। ठीक है, कांग्रेस एवं पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं उनको देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे। ठीक है, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल को देखेंगे। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे और भारत में बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। बंगाल विभाजन जो 1905 में था, स्वदेशी आंदोलन हुआ, उनको देखेंगे। ठीक, कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन जो हुआ उनको देखेंगे। फिर मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ उसको देखेंगे, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार उसको देखेंगे, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से जो क्वेश्चन बने उनको देखेंगे, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो भी है आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो भी है सभी को हम कितने टॉपिक
लगभग 55 टॉपिक है इसमें। आधुनिक भारत में कितने टॉपिक है? 55 55 टॉपिक इसमें है, आधुनिक में है, और 25 इसमें है। 55 हो गया, 25 हो गया और 15 हो गया। ठीक, 15। ठीक, एक और 5 2 7 1 8 9, 95 टॉपिक बन रहा है, उसको हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? ठीक, क्या थे ये? कौन थे? एक भूगोल वैज्ञानिक और पुरातत्ववादी थे। ठीक, ठीक है। इसमें और जो इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या में क्या लिखा गया है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकवादी थे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ से संबंध। रॉबर्ट ब्रूस ने 1963 में एक पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। 1963 में जो ये रॉबर्ट ब्रूस थे, इन्होंने मद्रास में प्रथम 1863 में प्रथम एक से साक्ष्य किसके खोजे थे? ध्यान नहीं आ रहा है यार। प्रथम साक्ष्य खोजे थे। ठीक, ध्यान देना, चलो बताते हैं। ठीक, और दूसरा कौन सा है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? ये थॉमसन। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में से 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने किया था। जो ठीक 1830 ईस्वी में इसी वैज्ञानिक के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और एक है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर डी.एच. लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? किस गतिविधि से जुड़े थे? पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक, किससे संबंधित? उत्खनन से। ठीक है, अलेक्जेंडर डी.एच. लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बार्गेस और बटलर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र को, जो इतिहास का क्षेत्र था, वहाँ पे ज़्यादातर काम किया। ठीक, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से होता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। और एक आजमगढ़ नर्मदा पूर्व मध्य प्रदेश से और तथा एक बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिला था। ठीक, और पांचवा कौन सा है? पांचवा है मध्य पाषाणी प्रशांत में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा था? वो था आजमगढ़। कौन था? आजमगढ़। ठीक है, और छठवां हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? कहाँ से हुए थे? महदहा और सराय नहराय से। ठीक, 21 राज्य में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण लिखा भी है यहाँ पे। ठीक, मध्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सबसे बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे यहाँ से। जी.आर. शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, और जो क्षेत्र
बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। ठीक, बूचड़खाना संकुलन क्षेत्र से मुख्यतः साथ ही कब्रों एवं झीलों निरपेक्ष से भी हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण वाले पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। कहाँ से हुए थे? एक सराय नहर राय से एक महदहा से। अभी हमने इसके बारे में देखा। अब एक मध्य पाषाणकालीन स्थलों से भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। कौन सा है इसका है तीसरा नंबर। 4 नंबर कौन सा है? 4 नंबर है मदहा। ठीक, फिर कौन सा है? 4 नंबर। फिर 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा है? लिखिया। कौन सा है? लिखिया है। और फिर तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर कौन सा है? 1 नंबर। कौन है? पैसरा। कौन है? पैसरा। ठीक, फिर कौन सा है? चौथा नंबर है बीरभानपुर। कौन सा है? बीरभानपुर। ठीक, ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां नंबर। 9वां नंबर कहाँ है? जिसमें इसमें लिखा भी है कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणकालीन स्थल, जिसे मदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, मैंने इसको देखा था। लेखिया कहाँ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भी है। पैसरा कहाँ है? बिहार में है। और बीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसको अभी हमने देखा है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। कहाँ निकले थे? दमदमा से। दमदमा कहाँ है? दमदमा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ठीक स्थित है। सराय नहर राय और मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। किस का? महदहा, दमदमा और सराय नहर राय का। ठीक, दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों परतों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इस समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ ही मिले हैं। शेष समाधानों में से एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा 10वां नंबर। 10वां नंबर में क्या है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम व्याख्या तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान मत दीजिएगा, आंसर जो लिखा है आंसर की तरफ ध्यान आप लोग मत दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? खाद्यान्न पाषाण काल से थी, जब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी से मिला था। नर्मदा घाटी के किनारों से मिला था। ठीक है, ठीक। प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। अभी जो हमने उसे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। कौन सा है? जौ। ठीक, इसमें इसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट उसको देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जैसे जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघाम, राई एवं जाई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थी, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य में स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। ठीक, बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया।
उगाया जाने लगा था। ठीक है। अब हमारा है तीसरा, मतलब सॉरी 14 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? लहुरा देव से, लहुरा देव से। ठीक है। और 15 नंबर कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से हुए थे? अभी हमने देखा, एक है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। इसमें क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसमें क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसमें है, इसमें कौन सा है? लहुरा देव। और इसमें कौन सा है? मेहरगढ़। ठीक। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इसमें मेहरगढ़। ठीक। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि एवं अभ्युदय में प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त किया गया है? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक। अब हमारा 15 नंबर, सॉरी 18 नंबर कौन सा है? भारत में पशुपालन एवं कृषि में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए थे? कहाँ से हुए थे? मेहरगढ़, राजस्थान से। ठीक। इसमें उत्तर 19 नंबर क्या है? 19 नंबर, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, उसको बताइए। कौन कौन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जो और धान है, नहीं, जो है। ठीक। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसमें कहाँ से मिले हैं? उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य अस्थायी जीवन के मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक। ये प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान, कहाँ? बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक स्थिति लगभग 17 कौन सा है? सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम स्थिति 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। अतः तो देख रहे हैं आप लोग कौन सही है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं पशुपालन के प्रमाण? बागौर से। कहाँ से मिले हैं? बागौर से। ठीक। और यदि हमारा नंबर कौन सा है? 22। 22 कौन सा? 22 ये है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ताम्र चालकों को चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ठीक। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता कौन सा क्वेश्चन है? 1 नंबर है। इसमें आहड़वासी तांबा गलना गलाना जानते थे। क्या? आहड़वासी जो थे तांबा को गलाना जानते थे। ठीक। सही है, सही है। ठीक। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। क्या थे? सही बात है। धातु का कम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। सही है।
ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। सही बात है। चावल से परिचित थे, गलत। ठीक। धातु का कम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। सही था, गलत है। यह सफेद, काले, लाल रंग के मृदभांड मिले थे, ये बात सही है, जिस पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। ठीक, ये सही है। एक एक नंबर, 3 नंबर, ठीक, 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर भर गलत है। ठीक है। और आहड़ अथवा नाच संस्कृत किस संस्कृत के समकालीन थी? किस संस्कृत के? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृत के समकालीन थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक पुराता पूरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आर्मी, मेहरगढ़ और कहाँ से? कोटादीजी और कालीबंगा। कहाँ से हुए हैं? मेहर गर्ज कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से हुआ है। ठीक। अब नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन एच डी सांकलिया ने। किसने? सांकलिया ने। नब्दा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन जो 1957 से 59 में डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी सांकलिया तथा एच एस एस बी देव और जेन डी अंसारी द्वारा कराया गया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1300 मध्य निर्मित की गई है। ठीक है। नब्दा टोली कहाँ है? नब्दा टोली कहाँ है? अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ से की जाती है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक। और राख का टीला कहाँ मिला है? राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणकालीन स्थल में संबंधित है। नवपाषाणकालीन मतलब संगम कल्लू। ठीक। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए। भीम गुफा में रहते हैं, मतलब भीम बेटका गुफाओं के लिए। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन? भीम बेटका। ठीक। अब कौन सा? भीम बेटका की गुफा कहाँ है? भीम बेटका की गुफा कहाँ है? कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन, ये मध्य प्रदेश में। ठीक। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए? भीमबेटका से। भीमबेटका में मध्य प्रदेश में। ठीक। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? किसने खोजा था? बी.एस. बाकरकर। बी.एस. बाकरकर। ठीक है। अब हमारा 35 नंबर। डॉक्टर विष्णु से डॉक्टर विष्णुदेव भाकरकर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? कब की थी? 1957-58 में। ठीक है। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को विष्णुदेव भाकरकर ने। ठीक। किसने खोजा था? विष्णुदेव भाकरकर ने। और 37 नंबर क्या उनसे हमारा है? 37 नंबर हमारा है गैरिक मृदभांड पत्र पात्र में जो ओसीपी का नामकरण हुआ था। कब हुआ था नामकरण? हस्तिनापुर। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। गंगा यमुना की दोअब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरुआत होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया है। इस
मृदुभांड परंपरा। इस मृदुभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में की गई थी। किसके? बीबी लाल के निर्देशन में हस्तिनापुर की खुदाई। ताम्रसम कौन सा है? ताम्रसम काल में महाराष्ट्र किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है। ठीक, किसे कहा जाता है? आप जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? किस तरह से? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, अब हमारा है 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से, जम्मू कश्मीर बुर्ज होम से। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले? अभी हमने देखा बुर्ज होम से। ठीक, गर्ल आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गर्ल, ये भी बुर्ज होम से ही। ठीक, अब एक मिलन है, उसको देखते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भीमबेटका की सॉरी सोहन सोन नदी घाटी है। कौन सी? सोन नदी घाटी। ठीक है, और मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा है। ठीक, नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल कौन सा है? नवपाषाण काल है बुर्ज होम। ये कहाँ है? बुर्ज होम। अभी हमने बताया, कमेंट करके जरूर बताइए। सी नंबर। और ताम्र पाषाण काल जो बनास घाटी में है। कहाँ है? बनास घाटी में। कौन सा है? 3 नंबर, ये हो गया डी। ठीक, अब 43 कौन सा है? ये वाला है। इसका भी मिलान करना है। इसमें है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। निवासा मतलब इसको निवासा, निवासा कहाँ है? 1 नंबर निवासा है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और दूसरा कौन है? ईसमपुर। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ईसमपुर कर्नाटक में है। और डिडवाना कहाँ है? डिडवाना राजस्थान में। ठीक, डिडवाना राजस्थान में। गुड़ियाम कहाँ है? ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, ये तमिलनाडु में। सही है। ठीक, इसमें ऐतिहासिक स्थल और ख्यात का कारण, इसमें कौन सा सही है? 2 और 3 दोनों सही है। बुर्ज होम, बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए। ठीक, और चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। कहाँ है? टेराकोटा कला। और गणेश्वर ताम्र पाषाणकालिक ताम्र कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1 नंबर गलत है। डी नंबर 2 3 2 3। ठीक, अब हमारा है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक, पुरातात्विक स्थल राज्य विवरण कौन सा सही है इसमें? ठीक है, इसमें कौन सही है? बी नंबर सही है। बी नंबर कौन सा है? 2 और 3। 2 नंबर कौन सा है हमारा?
इनाम गांव है महाराष्ट्र में, ताम्र प्रसाद स्थल का मिला है, ठीक है। और मंगडू कहाँ है, केरल में, महापाषाण का स्थल है, ठीक है। विंध्य विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? लिख, हिया से। कहाँ से मिले हैं? लिख, हिया से, ठीक। जो दिया है क्या है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अधिकतम एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग लोगों ने न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्या किया? प्रव्रजन किया, ठीक। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब हमें ये नहीं आ रहा है तो ध्यान नहीं है, ठीक है। इसको देख ही लेते हैं। तो इसका ए नंबर क्या है? ए नंबर ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ए आर की सही व्याख्या भी करता है, मतलब विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग में लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी के प्रव्रजन किया, सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, सही अर्थ है, ठीक। अब कौन सा है? अगला हमारा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न विभागों में मंत्रालय में से किसका संकलन कार्यालय है? संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। तो हम अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे। और ये हमारा कौन सा टॉपिक है? ये हमारा है प्राचीन भारत का। ये हमारा कौन सा है? प्राचीन भारत का कौन सा है? पहला है पाषाण काल का। पाषाण काल का पहला टॉपिक होगा, ठीक, जो हमने देखा था। एक मिनट, हमने ये वाला टॉपिक कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? हमारा टॉपिक अगला ये होगा, ठीक। तो चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।